राष्ट्रीयता है क्या आपकी नजर में? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपके चैनल का नाम ही राष्ट्र है। राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव की अभिव्यक्ति यानी राष्ट्रीयता। क्या वक्त आ गया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए? ये हिंदू राष्ट्र है, ये घोषित करने की क्या आवश्यकता है? बहुत से लोग दोहरे मापदंड भी अपनाते हैं कि हम देश के संविधान को भी मानते हैं लेकिन चलेंगे शरीयत के हिसाब से। मेरे ख्याल से दो बातें साथ तो नहीं चल सकती। मैं अगर मेरे राष्ट्र का नागरिक हूँ ये मैं मानता हूँ तो मैं निश्चित रूप से संपूर्णतः मेरे संविधान को अंतिम मानूंगा। मेरे लिए धर्म जो है वो उसके बाद आएगा। आपको लगता है कि पाठ्यक्रम के साथ ज्यादती हुई है? क्योंकि हमें तो पढ़ाया गया अकबर महान था। सारा इतिहास गलत पढ़ाया गया। अकबर महान है तो उसमें का एक फैक्टर है। हमें क्या बताया? वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर लेता हूँ। कांग्रेस के ही तमाम नेताओं की तरफ से ये तो आतंकी संगठन है और अगर हम सरकार में आए तो इस पर बैन लगा दें। ये बड़ा हास्यास्पद है कांग्रेस का दावा। कांग्रेस ने बहुत करके देख लिया। ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की या समाप्त करने की बात तो जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक सब लोगों ने की है। कांग्रेस की राष्ट्रभक्ति में संशय करने की जरूरत है। कांग्रेस पे बहुत ज्यादा लिखता वगैरह नहीं, मेरे को नहीं लगता कि वो बहुत लिखना भी चाहिए। वो अब इनसिग्निफिकेंट हो गए हैं भारत में। क्या आपकी नजर में राहुल गांधी आप परिपक्व नेता हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी के बारे में चर्चा करना ही बेकार है। नमस्कार, राष्ट्रीय टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो प्रखर राष्ट्रवादी, लेखक, चिंतक, विचारक, आईटी और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में एक्सपर्ट माने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रशांत पोल साहब की, जो आज हमारे साथ खास मुलाकात के लिए मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय टीवी में। धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे इसी बात को लेकर होगा कि आजकल नेशनैलिटी को लेकर बड़ा विवाद कई बार देखने को मिलता है। राष्ट्रीयता है क्या आपकी नज़र में? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपके चैनल का नाम ही राष्ट्र है। जी। तो जो राष्ट्र की बात कर रहा है, स्वाभाविक है कि वो राष्ट्रीयता के साथ जुड़ा हुआ चैनल होगा, ऐसा मैं मानता हूं और इसलिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। जहां तक राष्ट्रीयता की बात है, नेशनलिटी की बात है, तो नेशनलिटी यानी हमारी बिलोंगिंग की संकल्पना। हम उस राष्ट्र के सिर्फ नागरिक नहीं है तो उस राष्ट्र हमारे लिए सब कुछ है, सर्वस्व है। क्योंकि व्यक्तियों के समूह से परिवार के समूह से राज्यतंत्र बनता है, राष्ट्र बनता है। तो राष्ट्र में हम हैं, ये जो बिलोंगिंग की भावना है उसी से राष्ट्र बड़ा होता है, समृद्ध होता है जी। और कोई भी जब राष्ट्र समृद्ध होता है, राष्ट्र बड़ा होता है, राष्ट्र शक्तिशाली होता है तो राष्ट्र में रहने वाले सारे नागरिक भी निश्चित रूप से संपन्न होंगे, समृद्ध होंगे जी, बलवान होंगे। और इसीलिए जो राष्ट्रीयता है वो उस राष्ट्र के नागरिकों में राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव की अभिव्यक्ति यानी राष्ट्रीयता। जी। लेकिन आज के दौर में कुछ इस तरह के सवाल भी उठा दिए जाते हैं कि आप हमें राष्ट्रभक्ति मत सिखाइए। खासतौर पर जो आज की सियासत का जो माहौल है वो आपको लगता है, क्योंकि किसी भी देश की संस्कृति, परंपरा वहाँ के लोगों को जोड़ने का काम करती है, फिर ये जो टकराव होता है, ये टकराव क्यों? नहीं, मुझे लगता है कि आज जो टकराव हो रहा है वो किस बात को लेकर हो रहा है? तो हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा क्या? जी। हम राष्ट्रीयता किसको माने? उदाहरण के लिए कोई अगर ये कहता है कि बाकी आपका संविधान तो ठीक है जी, लेकिन मेरे धर्म का कानून संविधान के ऊपर है। जहां मेरे धर्म का कानून संविधान के ऊपर है, ये वक्तव्य आएगा, वहां पर निश्चित रूप से जी, राष्ट्रीयता नहीं रहेगी। इसलिए जब मैं कहूंगा कि मैं राष्ट्रभक्त हूं या मैं राष्ट्रीयता की बात करता हूं और सामने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं संविधान को नहीं मानता लेकिन मैं मेरे धर्म के कानूनों को मानता हूं, वहां टकराव तो होगा। ये बहुत स्वाभाविक है। इसलिए हमारा मानना यह है कि वो राष्ट्र का जो मूलाधार है उसको हमने मानना। आज हमारे लिए राष्ट्र का प्रतीक क्या है, राष्ट्र मतलब क्या है, तो संविधान है। अगर मैं अपने संविधान को पूर्णतः मानता हूं जी तो मैं राष्ट्रीयता की बात करता हूं। बड़ा सिंपल है। जो नहीं मानता संविधान को जी, वो राष्ट्रीयता की बात नहीं करता है, वो राष्ट्रीय नहीं है, ये हम कहेंगे। बहुत से लोग दोहरे मापदंड भी अपनाते हैं, जैसे आपने जिस ओर इशारा किया कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम देश के संविधान को भी मानते हैं लेकिन चलेंगे शरीयत के हिसाब से। ये भी अवधारणा लोगों में है। तो क्या आपको लग रहा है कि चंद लोग हैं या फिर कहें कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अपने सियासी फायदे की खातिर ये टकराव पैदा करते हैं? मेरे ख्याल से दो बातें साथ तो नहीं चल सकती। जी।
अगर हम ये कहेंगे कि हम संविधान से भी चल रहे हैं और शरीयत से भी चल रहे हैं, जी, तो जब टकराव की बात आएगी या दोनों के बीच की बात आएगी तो हम शरीयत को मानेंगे, जी, तो गड़बड़ है। मैं अगर मेरे राष्ट्र का नागरिक हूं, ये मैं मानता हूं, जी। तो मैं निश्चित रूप से संपूर्णतः मेरे संविधान को अंतिम मानूंगा। मेरे लिए धर्म जो है वो उसके बाद आएगा। जी, एक जापान का किस्सा आपको बताता हूं मैं। जी, जी, जापान के स्कूल में पहले एक पाठ पढ़ाते थे बच्चों को स्कूल में। जी। पाठ क्या होता था कि अगर आपके शत्रु ने आपके राष्ट्र पर आक्रमण किया तो आप क्या करेंगे? बालक कहते थे, बच्चे कहते थे, हम बिल्कुल पूर्ण ताकत के साथ उसका सामना करेंगे। जी, और वो जो थे वो बौद्ध धर्म मानने वाले थे। उनको दूसरा प्रश्न आया, अगर भगवान बुद्ध आपके राष्ट्र पर आक्रमण करेंगे तो क्या करेंगे? जी, तो ये जो बच्चे हैं वो कहते हैं हम भगवान बुद्ध का भी पूर्ण ताकत के साथ सामना करेंगे। जी। तो राष्ट्र सर्वप्रथम, तो मेरा राष्ट्र सर्वप्रथम अगर मैं मानता हूं तो मेरा धर्म यह दुय्यम बनता है, दूसरे नंबर पे आता है। जी। अगर ये मैं नहीं मानूंगा, मेरे लिए मेरे राष्ट्र का मूलाधार महत्व का नहीं है, मेरे लिए मेरा धर्म महत्व का है, यहां जहां आएगा वहां राष्ट्रीयता नहीं बचेगी, यह स्पष्ट है। क्या भारत सेकुलर देश है? बड़ा उसका बहुत आसान उत्तर है। जहां जहां भी हिंदू बहुल कोई भी देश होगा, जहां जहां भी हिंदू बहुल जनसंख्या होगी, वो अपने आप में सेक्युलर होगा। जी। आप एक भी उदाहरण बताइए, एक भी उदाहरण जी, जो इस्लामी राष्ट्र है, इस्लामी तंत्र को मानता है लेकिन सेक्युलर है। जी, आप पाकिस्तान को सेक्युलर तो नहीं बोल सकते, वो तो पूरा पाकिस्तान को इस्लामी राष्ट्र है। बांग्लादेश सेक्युलर नहीं है, कोई भी इस्लामी राष्ट्र सेक्युलर नहीं है। वो वहां आप देखिए हिंदुओं की जनसंख्या किस प्रकार से घट रही है। जी, लेकिन हिंदू ये स्वभावतः सेक्युलर है। जी, तो इसलिए जहां जहां भी सेक्युलर, जहां अपने देश में जब तक हिंदू बहुल जनसंख्या रहेगी, जी, ये देश सेक्युलर अपने आप रहेगा। किसी के बोलने की या सर्टिफिकेट देने की जरूरत ही नहीं है। हिंदू बहुल है, सेक्युलर है, इतना सिंपल, इतना आसान है। लेकिन जहां हिंदू हितों की बात आती है वहां पर तमाम प्रश्न खड़े कर दिए जाते हैं कि भाई ये तो राजनीतिक फायदे की खातिर कुछ लोग दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। भारत तो सेकुलर कंट्री है, इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया। आप ठीक बोल रहे हैं, भारत सेक्युलर कंट्री है, ये किसी ने बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक इस देश में हिंदू बहुल जनसंख्या रहेगी, और जहां जहां भी हिंदू बहुल जनसंख्या है वहां सेक्युलर है। जी, अब आप देखिए, पाकिस्तान भारत से कट गया, जी, अलग देश हो गया, सेक्युलर बचा। बांग्लादेश अलग हो गया, जी, सेक्युलर बचा, नहीं बच सकता। इसलिए हिंदू बहुल होना यह सेक्युलरिज्म की गारंटी है। जी, इसलिए अलग से बोलने की, संविधान में भी अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे जो संविधान निर्माता थे, जी, आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी, 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 उन्होंने अपने संविधान में सेक्युलर शब्द डालने के लिए मना किया था। उनका कहना था कि ये राष्ट्र तो अपने आप में सेक्युलर है क्योंकि यहां हिंदू बहुल है। जी, बड़ा आसान है। इसलिए ये राष्ट्र हिंदू बहुल है, इसलिए वो सेक्युलर है, ये स्पष्ट है। क्या आपको लग रहा है कि इन दिनों जैसे मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है कि अब वक्त आ गया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए? क्या ये सही समय है या मांग आपको लगता है कि वाजिब है? नहीं, मुझे उसमें कुछ तथ्य नहीं दिखता है। ये हिंदू राष्ट्र है, ये घोषित करने की क्या आवश्यकता है? जी, हिंदू बहुल है, हिंदू राष्ट्र है तो है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के काल से ये हिंदू राष्ट्र है, इसलिए इसको अलग से हम ये हिंदू राष्ट्र बोलने की आवश्यकता नहीं है। उसको फिर से हम ये क्यों बताएं कि ये हिंदू राष्ट्र है? नहीं, कुछ आवाज़ें ऐसी उठती हैं कि हम तो हिंदू राष्ट्र घोषित करवा कर ही रहेंगे, और कुछ राजनीतिक दल विरोध करते हैं कि हमारे रहते तो ऐसा कभी संभव नहीं है। देखिए, ये अननेसेसरी जिसको कहते हैं, अनावश्यक रूप से टकराव निर्माण करने की आवश्यकता के लिए कुछ कारण बन रहे हैं। जी, मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र अलग से घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। जी, ये राष्ट्र हिंदू बहुल संकल्पनाओं से जब तक चलता रहेगा तब तक ये हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। इसलिए इतना स्पष्ट है इसमें। इसलिए तो जो पहले से उसको अलग से फिर से घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसलिए कोई ये कहे कि अगर कोई घोषित कर दे तो हम टुकड़े कर देंगे, इसमें कोई, ये पूरे विवाद में कोई दम नहीं है। आजकल ये भी चलन चला है कि जो राष्ट्रवाद की बात करता है, जैसे आपने कहा कि राष्ट्र प्रथम, अगर जो भी इस भावना के साथ अपनी मंशा को, अपनी बात को रखना चाहता है, तो कुछ लोगों की तरफ से कहा जाता है कि ये तो अंध राष्ट्रवाद है। क्या ऐसा है वाकई? देखिए, क्या है कि इस देश में हमेशा विचारों का इस प्रकार से युद्ध चला है। जी,
स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद से कुछ लोगों ने लगातार दो प्रकार के ऐसी शक्तियां थी जी जिन्होंने इस भारत के महत्व को कम करने की, खत्म करने की कोशिश की, प्रयास किया। कांग्रेस की ओर इशारा है आपका? नहीं, मेरा जो कहना है, एक तो है, हाँ, कांग्रेस भी कुछ अंशों में जो कॉलोनाइज माइंड थी, जी जिसके दिलो दिमाग में औपनिवेशिकता ये भरी हुई थी। जी कहने के लिए तो हम खादी का कुर्ता पहनेंगे, सफेद टोपी लगाएंगे, जी लेकिन हमारी पूरी सारी सोच, हमारी सारी रचना जी ये उसके बिल्कुल विपरीत रहेगी। ये पहला। और दूसरा जो है वो कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म ने हमेशा वर्ग संघर्ष पर विश्वास रखा, जी इसलिए कम्युनिज्म ने ये भारत की जो मूल धारा है उस मूल धारा को तोड़ने का हमेशा प्रयास किया। इसलिए ये दो विचारधाराओं ने जी भारत में हमेशा भारत का जो मूलाधार है उससे काटने का प्रयास किया। और आज जो सारी हम दुर्दशा देख रहे हैं, वैचारिक संभ्रम जो देख रहे हैं, जी जी कंफ्यूजन जो हो गया है वैचारिक रूप से, जी वो सिर्फ इस बात का है कि पूरे दुनिया में शायद हम अकेला देश ऐसा है जी जहां हम अपने को ही कोसते हैं। हमें हमारा कुछ अच्छा है। किसी जमाने में हमने पूरे विश्व में राज किया था। जी मतलब हमने, हमारा पूरा जीडीपी पूरे विश्व के 1/3 से ज्यादा था। प्रोफेसर अंगस मेडिसन ने लिख के रखा है अनेक पुस्तकों में, दुनिया ने उसको मान्यता दी है। जी जी तो हम सबसे ज्ञानवान राष्ट्र थे, हम संपन्न थे, समृद्ध थे। ये आज जब लोगों को पता चलेगा तो स्व का भाव जागृत होगा और ये सारा जो युद्ध है या वैचारिक युद्ध है ये समाप्त हो जाएगा। आज के समय में देश राष्ट्रवाद की ओर सही दिशा में बढ़ रहा है? देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता, या इसका अर्थ है स्व का जागरण। जी हमारे इस देश को स्व का जागरण ही नहीं था। जगाने वाला भी तो चाहिए। हाँ, तो जगाने वाले अनेक लोग हैं, संगठन है, व्यक्ति है जी। जो इस यहाँ के निद्रस्त लोग को जगा रहे हैं। जी और भारत ने बता दिया है कि अगर हम जग गए तो क्या कर सकते हैं। जी 2014 के बाद का सारा अगर आप देखेंगे तो 2014 के पहले के सारे आंकड़े और 2014 के बाद के आंकड़े, इसमें महद अंतर है, महद अंतर है। आप कोई भी आंकड़ा ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, आप पाएंगे कि पूरे देश ने 70 साल में जो नहीं किया या 2014 तक जो नहीं किया, हमने पिछले 12 वर्षों में उसे कई गुना अच्छा करके दिखाया। ऐसा सारे, लगभग सारे क्षेत्रों में। तो हमें कुछ अच्छा था। इसका स्व के भाव का जागरण, हमें अपने ताकत पर विश्वास होना, ये पहली बार हो रहा है। क्या इस विश्वास को कमजोर करने की कोशिश की गई? क्योंकि जैसा आपने इस बात का जिक्र किया कि कई संगठन हैं, जिसमें मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर लेता हूं, कि जो राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ ही काम करता है और जन सेवा उनका लक्ष्य है, ये दावा करते हैं। लेकिन कांग्रेस के ही तमाम नेताओं की तरफ से या फिर कहें हाईकमान की तरफ से भी कई बार ये कह दिया जाता है कि ये तो आतंकी संगठन है और अगर हम सरकार में आए तो हम इस पर बैन लगा देंगे। देखिए, मेरे ख्याल से ये बड़ा हास्यास्पद है कांग्रेस का दावा। कांग्रेस ने बहुत करके देख लिया जी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये शताब्दी वर्ष है, 100 वर्ष हो रहे हैं जी। और 100 वर्षों में जो देश में एक बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं जी, उसका बहुत बड़ा श्रेय अगर हम कहेंगे जी, या बहुत बड़ा कारक, फैक्टर अगर कोई होगा जी, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। संघ ने धीरे धीरे समाज में स्व के भाव का जागरण किया। धीरे धीरे समाज पुरुष, राष्ट्र पुरुष जागृत हुआ जी। और जागृत होने के बाद जो कर रहा है भारत अभी, वो उसी का परिणाम है। इसलिए ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की या समाप्त करने की बात तो जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक सब लोगों ने की है जी। और सारे लोग अपने ही मुंह से धड़ाम से गिरे हैं और उन्हीं सारे लोगों ने अपने हाथों से, जिन्होंने प्रतिबंध लगाया था, उन्होंने अपने ही हाथों से प्रतिबंध हटाना पड़ा जी। चाहे 1975 में आपातकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो प्रतिबंध लगाया था, उन्होंने तो अपने हाथों से हटाया था। तो ये तो स्पष्ट है, क्योंकि जो राष्ट्रभक्त संगठन है, जी, जो समाज में स्व के भाव का जागरण कर रहा है, राष्ट्र को जगा रहा है, राष्ट्र सर्वप्रथम की कल्पना लेकर, संकल्पना लेकर, मात्र भारत में नहीं, आसेतु हिमाचल भारत में नहीं, तो विश्व में जहां जहां हिंदू है वहां पर विश्व कल्याण की भावना लेकर काम कर रहा है। विश्व कल्याण की भावना है। तो चूंकि ये हिंदू संस्कृति का, हिंदू थॉट का ये मूल मंत्र है कि हम तो विश्व कल्याण की बात करते हैं।
और इसीलिए हम हमारे लिए कोई काफिर नहीं, हमारे लिए कोई ये नहीं, सारे विश्व का विश्व बंधुत्व की भावना हम बहुत पहले से कर रहे हैं जी। और इसीलिए संघ आज अकेले भारत तक सीमित नहीं है, तो संघ विश्व के अनेक देशों में फैला है और हर देश में विश्व कल्याण की भावना को लेकर काम कर रहा है। इसमें कौन प्रतिबंध लगाएगा, इसमें कौन मेरा समाप्त कर मेरा सकेगा? इशारा राहुल गांधी की तरफ से था। चाहे आपने सुना हो कि वीर सावरकर जी को लेकर जिस तरह से उनकी प्रतिक्रिया रही है कि राहुल गांधी कभी वीर सावरकर नहीं हो सकता, और या फिर जो प्रतिबंध की बात थी कि कई बार कांग्रेस के अन्य नेताओं की तरफ से भी। क्या आपकी नज़र में राहुल गांधी आप परिपक्व नेता हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी के बारे में चर्चा करना ही बेकार है। इसलिए बेकार मेरे को लगता है, आप वो इसके दृष्टि से, मीडिया की दृष्टि से एक विषय है आपके लिए, लेकिन मुझे उसमें कोई कुछ भी दम नहीं लगता। और उनकी तुलना क्या होता है, व्यक्ति जब बहुत छोटा होता है ना, तो अपनी एकदम तुलना बड़ों से करने लगता है, तो क्या उसको लगता है अपना कद बढ़ जाएगा। जी। सावरकर और राहुल गांधी कोई तुलना हो सकती? दूर दूर तक सोच भी नहीं सकता आदमी, कहाँ सावरकर जी और कहाँ राहुल गांधी। मैं ओछी टिप्पणी कर दूं तो उनको लगता है कि मैं बड़ा महान पुरुष बन जाऊंगा। इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है बहुत ज्यादा। और राहुल गांधी अत्यंत अपरिपक्व बुद्धि के व्यक्ति हैं। उनको कोई बेचारे को लिख के देता है, मैं उन पे दया, मतलब वास्तव में मेरे जैसे सबको उनके ऊपर दया आती है। उस आदमी को कुछ आता नहीं है, वो उनको जो कुछ लिख के देते बेचारा बोलता है। और कई इंटरव्यू में आपने देखा होगा कि भूल गया तो पूरा समय खाली बैठता है। आपने देखा होगा कई इंटरव्यू में, जब इंटरव्यू लेते हैं नहीं सूझ रहा है तो हाँ यहाँ ऐसे करते बैठे रहते, क्योंकि उसको खुद का ओरिजिनल थिंकिंग शून्य है। तो इसलिए उसको क्या कहना उसके बारे में, तो दया आती है, दया के पात्र है राहुल गांधी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हमारा जो पाठ्यक्रम था, क्योंकि आपको लगता है कि पाठ्यक्रम के साथ ज्यादती हुई है, क्योंकि हमें तो पढ़ाया गया अकबर महान था, और वो धारणा बहुत समय तक लोगों के मन में बैठाने की कोशिश की गई। देखिए, ऐसा है कि सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, सारा इतिहास गलत गलत पढ़ाया गया। अकबर महान है तो उसमें का एक फैक्टर है, और मन में उसी प्रकार का वो बैगेज लेकर हम आगे बढ़े, आगे चले, छोटे से बड़े हो गए दुर्भाग्य से। जी। बड़े होने के बाद जब सारा पढ़ा और आंखें खुल गई, हमें क्या बताया, वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। जी। इतना 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 गलत स्टेटमेंट। उसके पहले हजारों वर्ष पहले हमारे जहाज लैटिन अमेरिका तक जाते थे, उसके सबूत है। मतलब रोमन साम्राज्य के साथ हमारा व्यापार होता था 2200 वर्ष पहले। जी। मतलब ये वास्को डिगामा भारत में आने के भी 1500 वर्ष पहले हमारा व्यापार, उसके साथ स्ट्रॉबो जैसे इतिहासकार ने लिख के रखा है। और जो सिक्के मिले हैं रोमन साम्राज्य के विश्व में सबसे ज्यादा, उसमें इटली के बाद का नंबर भारत का आता है। अकेले दक्षिण भारत में 6000 सोने के सिक्के रोमन साम्राज्य के मिले। कितने पुराने? 2200 वर्ष पुराने। हमें क्या सिखाया? वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। हमें क्या पढ़ाया? मुगलों के इतिहास में मैं जब स्कूल में था, मुझे याद है, इतिहास के पुस्तक में लगभग 5 या 6 पृष्ठ हमें अकेले मुगल इतिहास के थे जी। और बाकी के हमें चोल इतिहास बताया ही नहीं। हमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में एक पृष्ठ नहीं। हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में एक पृष्ठ छोटा सा। उसके बाद का जो मराठा साम्राज्य है, कोई राणा प्रताप के बारे में कुछ नहीं, एक आधा पैराग्राफ। क्या है? हम हमारा देश अगर नहीं खड़ा करेंगे, देश के बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं होगी, तो क्या होगा? यही होगा। इसीलिए मैंने ये सवाल किया था पाठ्यक्रम का, क्योंकि ये पढ़ाया गया कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, जैसा आपने जिक्र किया, या फिर ये कहना चाहिए था कि वास्को डिगामा पहली बार भारत खुद ही पहुंचा। यही सही है, और खुद ही नहीं पहुंचा, ये भी मैं स्टेटमेंट, भटकते हुए भी नहीं जी। वो भारत में आया, एक भारत के नाविक की मदद लेकर आया, उसको नहीं भारत का रास्ता मालूम था जी। वास्को डिगामा के एक साथी जो उसके साथ गया था पूरे सारे एक्सपेडिशन में, उसने डायरी लिख के रखी है। वो डायरी उपलब्ध है, उस डायरी का अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध है जी। और वो गूगल में उपलब्ध है, आप अवश्य उसको पढ़िए। उसमें वो लिखता है कि एक बार जब जांजीबार में गए थे, अफ्रीका के जांजीबार में, अब वो भारत तो आना चाहता था, उसको भारत मालूम था, कैसे जाना नहीं मालूम था। जांजीबार में एक भारतीय व्यक्ति ने उसको मदद की, उसका नाम भी लिखा है, और उसके सहारे वो पूरे केरल के तट तक आया जी। तो वो अपने आप भी नहीं आया, भटक के भी नहीं आया, उसको तो लाया। और हमने पढ़ा कि भारत की खोज की। ऐसे कई चीजें, लेकिन उसका कारण हम समझे जी। कारण क्या था?
हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जी। कौन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो इनके पुरखे बाबर के साथ आक्रांता के रूप में आए, इन्होंने लिख के रखा है। जी। इसके बाद 1857 के क्रांति में इनके दादाजी और इनके पिताजी भागकर मक्का में गए। जी। इनके पिताजी ने वहां की एक स्त्री से विवाह किया। जी। इनकी माता जो मक्का की थी, उनको हिंदी तो बहुत दूर की बात है, उर्दू भी नहीं आता था। जी। वो सिर्फ अरबी जानती थी। इनकी पूरी शिक्षा दीक्षा मदरसे में हुई। इनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। जी। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं। जी। इन्होंने भारत में आने के बाद अल बलाग और अल बिलाल और अल बलाग नाम के 2 रेडिकल इस्लामी वीकली निकाले। ये जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक सदस्य हैं। जी। ये सारे जो इस्लामी आंदोलन है उसमें प्रमुख रूप से रहे। जिस व्यक्ति का इस्लामी है ये प्रश्न नहीं, वो मुस्लिम है ये भी मुद्दा नहीं है। हमारे पाठ्यक्रम में वो झलक नहीं, हमारे देश के साथ उसका कनेक्ट अगर नहीं होगा, अगर मैं कहता हूं ये कलक कलक छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा, ये जो भाव है गंगा का, हम हमारे नर्मदा को माई कहते हैं, नर्मदा मैया। गंगा को देखते हैं एकदम अपन गंगा मैया कहते हैं। ये भाव, ये भारत का भाव है। ये भाव जिसमें नहीं होगा वो व्यक्ति, और कितने वर्ष था उनकी मृत्यु तक, 11 वर्ष तक जब देश बनता है, देश सारी मानसिकता में था कि जो कुछ हमारे नेता कहेंगे वो सब सुनने के लिए देश तैयार था। 47 में ऐसे क्रूशियल मोमेंट में ये व्यक्ति भारत का शिक्षा मंत्री 11 वर्ष था। भारत को बिगाड़ा तो ऐसे लोगों ने। आपने कई किताबें लिखी हैं और आपके बड़ी संख्या में फॉलोअर्स भी हैं, और आपने तमाम इन घटनाओं का वर्णन भी किया अपनी किताबों के जरिए में। अक्सर देखा कि कांग्रेस आपके रडार पर रहती है। क्या वाकई में आपको लगता है कि कांग्रेस की राष्ट्रभक्ति में संशय करने की ज़रूरत है? नहीं, कांग्रेस मेरे रडार पे बहुत नहीं रहती। मैं तो कांग्रेस पे बहुत ज़्यादा लिखता वगैरह नहीं हूँ। मेरे को नहीं लगता कि वो बहुत लिखना भी चाहिए। वो अब इनसिग्निफिकेंट हो गए हैं भारत में। जी जी। वो कांग्रेस, मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कांग्रेस अब पुरानी मुस्लिम लीग बन गई है। जी। आप देखिए हर इशू पे, हर मुद्दे पे वो रेडिकल इस्लामी स्टैंड ले रहे हैं। आप देखिए लगातार सारे मुद्दों पे, और राष्ट्र के विरोध में स्टैंड ले रहे हैं। ये उनके भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है, घातक है। मुस्लिम तो सपोर्ट उनको तो करेंगे। ये वो समझ नहीं पा रहे हैं या फिर उनकी मजबूरी है? एक तो मजबूरी तो है, क्योंकि उनको अब ये लग रहा है कि अब हिंदू राष्ट्रवाद या हिंदू राष्ट्रीयता के साथ कैसे जाए, ये उनमें एक दुविधा भी हो सकती है। जी। दूसरा कन्विक्शन है क्या उनका हिंदू के साथ जाना? कन्विक्शन ही अगर नहीं होगा, अगर मैं हिंदू राष्ट्रीयता के साथ या हिंदू विचार के साथ अगर मैं तालमेल नहीं बिठाता हूं या मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो वो जाएंगे ही नहीं। उनका जो नेतृत्व कर रहा है, करने वाले लोग हैं, उनमें कहाँ ये मानसिकता है? वो तो सारे विदेशी मानसिकता को लेकर आए हुए हैं। इसलिए कांग्रेस अभी तो यहाँ आप गोवा में या कहीं और थोड़ी सिग्निफिकेंट होगी, उत्तर भारत में तो कांग्रेस लगभग इनसिग्निफिकेंट हो गई है। चले, मुझे पता है कि आपकी फ्लाइट भी है, आपको जाना है जी, लेकिन एक सवाल जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि आपने वास्को डी गामा का जिक्र किया है जी। हम गोवा की धरती पर इस वक्त हैं जी। गोवा में राष्ट्रवाद की अलग को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? कितना परिवर्तन महसूस करते हैं? देखिए, मुझे लगता है गोवा या देवभूमि हम कहते हैं एक प्रकार से, मतलब करना, जैसे देवभूमि कौन सी है, तो केरल ये देवभूमि है, हिमाचल देवभूमि है, और हम उत्तराखंड, हिमाचल ये देवभूमि मानते हैं, केरल को भी देवभूमि मानते हैं, हम गोवा को भी देवभूमि मानते हैं। गोवा की जो पूरी संस्कृति है वो आध्यात्मिक संस्कृति है जी। और इसके ऊपर सबसे बड़ी बात कि इतने ज़्यादा पोर्तुगीज आक्रमण होने के बाद, इतने ज़बरदस्त बलात् धर्मांतरण होने के बाद भी गोवा ने अपनी पुरानी संस्कृति टिका के रखी है। ये कदंब राजाओं की भूमि है, यह अत्यंत पवित्र भूमि है। यहाँ का एक एक मंदिर यानी अपने आप में एक इतिहास है बहुत बड़ा। इतने ज़्यादा आक्रमण होने के बाद भी इसने झेल के रखा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये गोवा के लोगों को अब ये फिर से उसकी अनुभूति हो रही है। इसलिए बाहर से गोवा को जो चित्रित किया जाता है कि गोवा यानी हाँ, वो गोवा नहीं है। गोवा बहुत अलग है, गोवा बहुत पवित्र भूमि है, उसको ठीक समझने की आवश्यकता है। और ये गोवा के व्यक्ति अब समझ रहे हैं और वो उसी प्रकार से उसको अभिव्यक्त भी कर रहे हैं।
कुछ संदेश आप राष्ट्र टीवी के माध्यम से देना चाहेंगे देश के युवाओं को, क्योंकि आपने कहा कि राष्ट्र के प्रति जो एक सम्मान भाव होना चाहिए, क्योंकि जैसा शुरुआत में जिक्र किया था कि बहुत से लोग हैं जिनको वंदे मातरम कहने में आपत्ति होती है, भारत माता की जय के नारे लगाने में शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या आप संदेश देना चाहेंगे राष्ट्र टीवी के? जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, मैं फिर कहता हूं कि राष्ट्र टीवी चैनल आपकी जो है, और राष्ट्र इस नाम के लिए ही मैं आपको फिर से साधुवाद देता हूं कि आप लोगों को राष्ट्र के साथ जोड़ रहे हैं, राष्ट्रीय भावना के साथ जोड़ रहे हैं। और आज का जो युवा है उसमें जागृति आ रही है, लेकिन उसने बड़े खुलकर राष्ट्र के साथ, राष्ट्रीयता के साथ अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट होने देना चाहिए। और वो प्रकट होने के सारे जो माध्यम हैं जी, जैसे राष्ट्रध्वज फहराना, जैसे वंदे मातरम कहना, जैसे भारत माता की जय कहना, जैसे ये तो बाह्य प्रकटीकरण है। आंतरिक प्रकटीकरण ये कि हम राष्ट्र के लिए, राष्ट्र सर्वप्रथम के लिए मैं मेरा काम जो मुझे दिया है वो अगर मैं प्रामाणिकता से करूंगा, मैं चाहे सरकारी नौकर हूं, प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं, या अगर मैं विद्यार्थी हूं, मैं अगर मेरा काम बहुत अच्छे से कर रहा हूं तो आप बहुत बड़ी राष्ट्र सेवा कर रहे हैं। अपने काम को विहित काम, जैसे उपनिषदों में लिखा है, विहित काम को अगर मैंने बहुत प्रामाणिकता से किया तो समझ लीजिए राष्ट्र की उन्नति तय है। बहुत शुक्रिया प्रशांत पोल साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आपने जो तमाम बातें रखी हैं, और बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जो आपने तमाम बातें कही हैं कि राष्ट्र नेशनैलिटी को गलत तरीके से कहीं ना कहीं कुछ लोग प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वक्त जन जागरण का है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। और प्रशांत पोल साहब का ये मानना है कि 2014 के बाद से काफ़ी इस दिशा में परिवर्तन हुआ है, और अगर आप राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्रीयता आप पे दिखनी भी चाहिए। फिलहाल इस खास मुलाकात में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्र टीवी के साथ।